नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपीएससी के रिजल्ट्स घोषित होने वाले हैं और एस्पिरेंट्स को गूज़बम्प्स आने लगे हैं। और क्यों ना हो, इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद वो इस मकाम तक पहुंचते हैं और इस एक रिजल्ट के आते ही ज़िंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। परीक्षा चाहे ज़िंदगी की हो या यूपीएससी की, असफलता हमारी ज़िंदगी का एक अहम और अभिन्न हिस्सा है। खास तौर पर यूपीएससी में, जहां पिछली बार 11 लाख लोग फॉर्म भरे थे, उसमें से 761 लोगों का चुनाव हुआ था। ये आंकड़े सुनकर आप ये कह सकते हैं कि इसमें सफलता से कहीं ज़्यादा असफलताओं की कहानियां हैं। और यही है हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक। कैसे इस मुश्किल और महत्वपूर्ण समय में अपनी मेंटल सैनिटी बनाए रखें, इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशा खन्ना, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और बलविंदर कुमार जी, जो कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, मेंटोर हैं और साथ ही फाउंडर हैं माइंड थेरेपी के। माइंड थेरेपी इट्स अ वेब पोर्टल फॉर मेंटल हेल्थ। और इस पूरी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये एक छोटी सी रिपोर्ट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक सपना है। देश का सबसे उच्चतम और सबसे कड़ा इम्तिहान माने जाने वाले यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर पाना मुश्किल है, लेकिन हर साल बहुत कम लोग अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। लेकिन कई का सपना टूटता भी है और वो निराशा में खो जाते हैं। बस यही वो वक्त और हालात हैं जिन्हें पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ते रहना है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार यूपीएससी के 12 लाख फॉर्म भरे गए। 12 लाख में से 11,52,000 लोगों ने एग्जाम में हिस्सा लिया। इस परीक्षा में हिस्सा लेने वालों में से केवल 13,000 ऐसे लोग थे जो मेंस की परीक्षा में बैठे, और उनमें से केवल 2500 लोग ऐसे थे जिन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। अब इसमें से कितने लोग बाजी मारेंगे, बस इसी को लेकर कईयों की सांसें अटकी हुई हैं। साल 2021 के यूपीएससी एग्जाम में 11 लाख परीक्षार्थियों में से केवल 761 ही कामयाबी पा पाए थे। अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सफर पर निकले लाखों में से चंद लोगों को ही मंजिल मिल पाती है। ऐसे में कईयों के हौसले टूटते हैं और कभी कभी वो ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जहां से कोई भी वापस नहीं आता। यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट से कई छात्र इतने मायूस हो जाते हैं कि खुदकुशी कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 6,000 लोगों ने खुदकुशी की। इनमें से 2500 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी एग्जाम में फेल हुए थे। इसमें से ये कहना तो बेहद मुश्किल है कि यूपीएससी एग्जाम में नाकामयाब होने वाले कितने लोग मौत को गले लगाते हैं, लेकिन यूपीएससी रिजल्ट के बाद ऐसी खबरें काफी सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 3 आईएएस अधिकारियों ने एक ट्विटर हैंडल की शुरुआत की है, जिसका नाम दिया गया है ह्यूमंस ऑफ लबासना। यहाँ पर हालातों से हिम्मत हारने वाले परीक्षार्थियों को सहारा देने के लिए यूपीएससी परीक्षा में पास होने वाले अधिकारी अपने संघर्षों की कहानी के बारे में बताते हैं, ताकि यूपीएससी एग्जाम में फेल होने वाले परीक्षार्थी इन कहानियों से प्रेरणा लें, अपना प्रयास जारी रखें और हताशा में कोई गलत कदम न उठा लें। निशा जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे। आपने सुना नंबर इतना बड़ा है, 11 लाख लोग अप्लाई करते हैं और 1,000 लोग मुश्किल से चुने जाते हैं, यानी सफलता से ज़्यादा असफलताओं की कहानियाँ इसमें कहीं ज़्यादा हैं। तो जो फियर ऑफ फेलियर है, इमोशनल फेलियर से कैसे डील करें? एक बच्चे का फेलियर पूरे परिवार का फेलियर नहीं है, और ना ही एक जॉब के या एक पर्टिकुलर एग्जाम में पास ना होने की वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। कुछ बच्चे हैं जो दोबारा प्रिपरेशन करते हैं, फिर से एग्जाम देने के लिए सालों लगाते हैं, एक ट्राई करते हैं, 2 ट्राई करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि अगर हमने फेलियर को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट अच्छे से नहीं किया, अगले साल के लिए अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाए और उसकी तैयारी करें। दूसरा तरीका ये है कि हम स्ट्रेस में खुद भी ना आए और परिवार भी ना आए। तो परिवार को भी ये समझना है, अगर बच्चा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा, शायद बहुत सारे बच्चे नहीं करना चाहते, उनके परिवार वाले उन्हें बोलते हैं, और या बहुत बच्चों के खुद के एम्बिशियस और ड्रीम्स होते हैं, तो वो ये फुलफिल करना चाहते हैं, और जब वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो वो ऑप्शन डी करके बोला जाता है कि लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है ना। करियर के नाम पर सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम बहुत छोटा सा एक स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि लाइफ एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, बिकॉज मेरे बहुत सारे जानकार और दोस्त भी हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो लाइफ उनकी इजी नहीं है।
बहुत घंटों काम करना पड़ता है। कई बार आई वुड से दैट आई एम आउट विद माय फ्रेंड्स एंड शी इज ओवर द कॉल, मेरी कॉल चल रही है एंड वी आर हैविंग ए लंच और डिनर, ऊपर से कॉल पर भी हम प्रेजेंट है। तो इट्स नॉट एन इजी लाइफ, क्योंकि रूरल एरियाज में उनकी अप्रोचेस होती है। मतलब अभी भी मैं एक क्लाइंट का केस कर रही हूँ, वो एक जिले के डीसी हैं और उनकी वाइफ का कंप्लेंट उनसे ये है कि मेरे लिए वक्त ही नहीं है मेरे पतिदेव के पास। वो सुबह 8 से 9 बजे काम पे चले जाते हैं, रात को 8 बजे घर पे आते हैं। तो मैं आज तो कितने केसेस आपको बता सकती हूँ। ये नहीं है सिर्फ ये एग्जाम, इसके बाद की लाइफ भी उनके ऊपर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी होती है। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही निशा जी कि ये सिर्फ एक जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। बलविंदर जी, आपके समय में और अब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पार्टिसिपेशन मैनीफोल्ड बढ़ा है, और जाहिर सी बात है पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो कंपटीशन भी उसी तरह से बढ़ा है, एंड विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोगों के टाइम पे 2-2.5 लाख लोग अपीयर होते थे और सीटें 22 लाख जितनी थी। बट उस समय जो है हम लोगों के टाइम पर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जो आज के दिन स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को अवेलेबल। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये लक ऑल्सो मैटर्स, एंड ये फैक्ट भी है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, सारे फैक्टर्स आपके फेवर में है। बट अल्टीमेटली लक भी चाहिए आपको इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा, अब यदि 1000 में से एक बच्चा या मतलब 100 में से एक बच्चा चुनना है, चाहे जो भी आप क्राइटेरिया लगा लें, तो बट उसमें रैंडमनेस और लक जो है वो आता है। तो ये बात सही है। आई एम श्योर ये जितने भी बच्चे हैं जो 3-3 साल 4-4 साल से और यहाँ अपीयर हुए हैं, दे मस्ट हैव ए प्लान बी, और प्लान बी पे उनको वर्कआउट करना चाहिए। आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसा आपने बोला कि देश का सबसे टफेस्ट और सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, तो अगर इसमें अगर हम प्लान बी और प्लान सी भी साथ में रखें तो शायद उस तरह का स्ट्रेस नहीं होगा जो वैसे हम फेस करते हैं। या यदि देखो, ये बच्चे जो है यदि ऑलरेडी यदि 1000 में से 10 में आ चुके हैं, तो इनको इस बात की बिल्कुल तसल्ली होनी चाहिए कि ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छे मतलब क्रीम के अंदर जो है ये आ गए हैं और ये डिज़र्व करते हैं। एंड डेफिनेटली 101% जो है ये बच्चे आगे जाके सक्सीड करेंगे, इस फील्ड में नहीं तो किसी दूसरे फील्ड में जो है सक्सीड करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में, और कुछ नहीं तो आप PhD कर लें, फिर आप MBA कर लें, फिर आप ये कर लें, तो हज़ारों तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन लोग स्टार्टअप में जो है वो बहुत जा रहे हैं, ग्रुप के अंदर मिले इकट्ठे, और स्टार्टअप के अंदर रिस्क फैक्टर है बट सर्टनली जो है वो सक्सीड करते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जो है डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, यदि नहीं होता तो नंबर 1। नंबर 2, आप प्लान बी के तहत जो है काम करिए। तीसरा, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर लाइंग अहेड, इसलिए डिसअपॉइंट होने की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और चौथी बात, आप अपना मानसिक संतुलन, आप अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखें। यदि आप मन से आप शांत हैं और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो आगे कोई ऐसी समस्या जो है ज़िंदगी में नहीं आएगी, एंड दे विल डेफिनेटली सक्सीड। निशा जी, जैसे कि हम बार बार डर की बात कर रहे हैं, बट फियर इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू डिकोड इट। जैसे डर जो है हमें सेव भी करता है, लेकिन वही डर जब हमारे दिमाग पर ज़्यादा हावी हो जाता है तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि डर भी कितना ज़रूरी है। लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ा जाता है। UPSC भी एक ऐसा होता है जिसमें हम बोल सकते हैं ये हम इसको भूल कर आगे बढ़े। और एक तरीका होता है फाइट, फेस एवरीथिंग एंड राइट। तो जैसे मैंने बोला कि अपनी इमोशंस को फील करिए, राइट वे वही है इमोशंस को फील करने का। अगर हम फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला सिचुएशन जिसे बोलते हैं कि भूलो और आगे बढ़ो करेंगे, तो आगे चलकर वो कभी ना कभी सामने चीजें आएंगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना पुटिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट, आज नहीं तो कल तो वो सामने आएंगी। अगेन हमें डिसाइड करना है, जिंदगी माने कि करियर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। और एक एग्जाम के बाद जिंदगी चलना बंद नहीं हो जाती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका UPSC क्लियर नहीं हुआ, आज वो सक्सेसफुली एक करियर में आगे बढ़ रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में ही। तो इसका मतलब एक नहीं है कि
आप ये सोचे कि एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक तो अपने आप को और मेरे ख्याल से परिवार को भी उनका साथ देना चाहिए और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे से ना रखिए। ये मेरा पेरेंट्स से भी है कि पूरी फैमिली में IAS IPS होते हैं, नहीं हमारा बच्चे का IAS IPS होना बहुत जरूरी है। जी जी डेफिनेटली वो फेलियर तो देखिए स्टेपिंग स्टोन है जिंदगी में आगे बढ़ने का। और मुझे लगता है जितनी जल्दी लाइफ में आप फेलियर को एक्नॉलेज और जितनी जल्दी मिलता है फेलियर उतने ज्यादा आप लाइफ में और सतर्क हो जाते हैं, लाइफ में आपके विजन और ग्रोड हो जाते हैं। और मुझे लगता है वो फेलियर तो माँ बाप को बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि जिंदगी में हर चीज आपको नहीं मिलती है और हर चीज आपको नहीं मिलती है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आप कितने भी जान पहचान के हो, कुछ चीजें लाइफ में नहीं मिलती है। दैट्स वेरी नॉर्मल। और अगर एक चीज नहीं मिली है तो उससे जिंदगी खत्म नहीं होती है, वो ज्यादा कीमती बड़ी बात है। तो सुब्रमण्यम जी, आई थिंक मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सबसे पहले जो है रिजल्ट आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप ओपन माइंड ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हर एक को देखना चाहिए कि अल्टीमेटली जो है मतलब चांसेस आर वेरी ब्राइट, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आप 2500 में से 1000 उन्होंने लेने हैं, मतलब कि 2.5 गुना, तो हर एक के मतलब फेयर चांसेस है। बट एट द सेम टाइम जो है वो फेलियर वालों की संख्या भी जो है वो जो लोग सक्सीड करेंगे उनसे कहीं ज़्यादा है, तो देयर विल बी ए फेयर जो है चांसेस। और पहले से ही यदि इंसान तैयार रहे दोबारा से अपीयर होंगे, क्योंकि अब मल्टीपल चांसेस मिलते हैं अपीयर होने के लिए, कि फिर दोबारा से जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो कमियां रही हैं, जिन भी चीज़ों में, उनको ध्यान में रखते हुए जो है आगे तैयारी करें। जी और इस पूरी बातचीत के बाद ये कहा जा सकता है कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। धन्यवाद।